मित्रों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह एक नया एक्ट है, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 पीसीएसजे 2023 में जो नया सिलेबस प्री में आया है, जिसमें कुल 9 एक्ट हैं, उनमें से यह एक है। आइए जानते हैं आगे। तो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 है ये। इसमें कुल 7 अध्याय हैं, 32 धाराएं हैं। अधिनियम संख्यांक 56 है 2007 का, और 29 दिसंबर 2007 को यह अधिनियमित हुआ था, बना था। धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ है। धारा 1 खंड 3 में यह कहा गया है कि यह एक्ट किसी राज्य को उस तारीख को लागू होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में बताए, ठीक है ना। अर्थात मैंडेटरी नहीं है, राज्य सरकार चाहे तो इसे लागू कर सकती है। यह कहाँ लिखी गई है? धारा 1 खंड 3। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि आपको कोई परेशानी हो, ठीक है ना, तो मेरा यह नंबर है 80 90 175 101। आप इस पर फ़ोन करके अपनी परेशानी हमसे बता सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक कोशिश करूँगा आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आपकी परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 2 परिभाषा है, ठीक है। धारा 2 जो है परिभाषा है। 2 का में बालक है। बालक अर्थ पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, किंतु इसमें कोई अवयस्क नहीं, अर्थात जो वयस्क लोग हैं उनको ही बालक माना गया है, अवयस्क लोगों को नहीं। 2 ख में भरण पोषण है, आहार, वस्त्र, निवास, चिकित्सा, उपचार। ग में जो है अवयस्क है। घ में माता पिता, जैविक, दत्तक, सौतेला, सौतेली माता पिता शामिल हैं। अंगा में विहित है, और च में जो है संपत्ति, चल अचल, पैतृक, स्वयं अर्जित, मूर्त या अमूर्त। मूर्त मतलब जिसे छू सके, अमूर्त मतलब जिसे छू ना सके। 6 नातेदार, निसंतान, वरिष्ठ नागरिक का यदि कोई हो, ठीक है, विधिक ये वधिक लिखा है यहाँ पे, विधिक होना चाहिए, ये विधिक वारिस, ठीक है। जय वरिष्ठ नागरिक, भारत का नागरिक हो जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 6 राज्य सरकार अधिकरण, और ट में है कल्याण, आहार, स्वास्थ्य, देखभाल और आमोद प्रमोद। इसको आप इंग्लिश में याद करिए, जैसे 2A 2B C D E F G H I J और यह K हो गया, ठीक है। तो आप उसको अंग्रेजी में याद करें तो ज़्यादा बेहतर से याद होगा। बालक याद कर लीजिए क्या है, माता पिता के मामले में याद कर लीजिए माता पिता कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। धारा 3 महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 धारा 4 से 18 तक है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण, काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है ये। धारा 4 है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण, ठीक है। धारा 4(1) में जो है, कोई वरिष्ठ नागरिक या माता पिता अपनी संपत्ति या उसके स्वामित्वाधीन संपत्ति से भरण पोषण करने में असफल है, ये बताया गया है। हेडिंग है धारा 4(1) की, ठीक है ना। तो 4(1) जो है 2 खंडों में है। पहला, माता पिता, पिता या पितामही, दादाजी जिसे बाबा कहते हैं, या दादी, ठीक है, पितामही मतलब दादी, कि दशा में अब 1 से अधिक बालकों के विरुद्ध, यदि उनके 1 बालक हैं या ज़्यादा बालक हैं उनके विरुद्ध, किसी निसंतान नागरिक की दशा में अपने नातेदारों के विरुद्ध, जैसे चाचा हैं, बड़े पापा हैं, ठीक है, जैसे निसंतान नागरिक हैं, यदि वो मर जाते हैं उनके बाद संपत्ति कौन पाएगा, उन लोगों के विरुद्ध। खंड 4 धारा 4 खंड 2-3 महत्वपूर्ण नहीं, इसे नहीं पढ़ना है। खंड 4 काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें बताया गया है। आइए जानते हैं क्या बताया गया है। खंड 4 धारा 4 खंड 4 में, कोई नातेदार वरिष्ठ नागरिक की सेवा करेगा जब तक कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति उसके कब्जे में है, या ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को विरासत में प्राप्त करेगा, ठीक है, तो उसके विरुद्ध किया जा सकता। अब यह मैटर आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 5 भरण पोषण के लिए आवेदन। भरण पोषण के लिए आवेदन कौन करेगा, ठीक है, वरिष्ठ नागरिक या माता पिता द्वारा किया जा सकता है। यदि अशक्त व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है या शारीरिक रूप से बीमार है तो उसको अशक्त व्यक्ति कहते हैं। तो उसकी ओर से अन्य व्यक्ति जो है, या संगठन, कोई एनजीओ टाइप का संगठन वो कर सकता है। अधिकरण स्वेच्छा से कर सकेगा। 3 कंडीशन है, आप इसे याद कर लें। खंड 2 में
धारा 5 खंड 2 में अधिकरण बालक या नातेदार से वाद लंबित रहने के दौरान अंतिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है। कौन देगा? अधिकरण देगा। सुनवाई होने के बाद भरण पोषण का अवधारण हेतु जांच कर सकेगा। खंड 4, भरण पोषण का आवेदन फाइल करने के बाद और पक्षकारों को सूचना की तामील 90 दिन के भीतर निपटा दिया जाएगा। अपवादिक स्थिति में 30 दिन और, ठीक है। जैसे मान लीजिए 90 दिन तो है ही है, मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जैसे इलेक्शन आ गया, चुनाव आ गया, बहुत सारे चुनाव हमारे देश में चलते रहते हैं, तो 30 दिन और जोड़ लीजिए, यानी कि कुल मिला के 120 दिन में मामला निपटा दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 6 अधिकारिता और प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए धारा 6 अधिकारिता और प्रक्रिया है। धारा 5 के दिन नातेदार व बालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ए, जहां वह निवास करता है या अंतिम बार निवास किया है, ठीक है। लखनऊ का रहने वाला है लेकिन उसके बच्चों ने उसे भगा दिया है, तो बनारस रह रहा है तो बनारस से भी कर सकता है, ठीक है। बी, जहां बालक या नातेदार निवास करता है, अधिकरण को प्रथम वर्ग की मजिस्ट्रेट की शक्ति होगी, खंड 3 कह रहा है, ठीक है। जहां बालक या नातेदार भारत से बाहर निवास करता है, भारत सरकार के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी, खंड 5 कह रहा है। धारा 6 खंड 5 ये बात कह रहा है, ठीक है ना। एम्बेसी के माध्यम से, राजदूत के माध्यम से, राजनयिकों के माध्यम से, दूतावास के माध्यम से यह सूचना भेजी जाती है। सुलह अधिकारी का वर्णन खंड 6 में है। धारा 6 खंड 6 में सुलह अधिकारी का वर्णन है। बस इतना ही पढ़ना है आपको, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। देखिए भरण, धारा 7 है भरण पोषण अधिकरण का गठन। धारा 7 क्या है? भरण पोषण अधिकरण का गठन। राज्य सरकार इस अधिनियम की प्रारंभ की तारीख से 6 मास के भीतर प्रत्येक उपखंड, उपखंड का मतलब तहसील, एक या अधिक भरण पोषण अधिकरण की नियुक्त करेगी। इसका अध्यक्ष जो है एसडीएम होगा। इसका अध्यक्ष जो है एसडीएम से अन्यून अधिकारी नहीं होगा, ठीक है, अर्थात एसडीएम ही होगा, मान के चलिए। जहां 2 अधिकरण गठित किए गए हैं, राज्य सरकार उनका क्षेत्राधिकार निश्चित कर देगी। मान लीजिए तहसील बहुत बड़ा है, ठीक है ना, तो 2 अधिकरण यदि गठित किए गए हैं तो राज्य सरकार उनका जो क्षेत्र निश्चित कर देगी। आगे बढ़ते हैं। धारा 8 जांच की संक्षिप्त प्रक्रिया। धारा 8 है जांच की संक्षिप्त प्रक्रिया, समरी प्रोसेस है। अधिकरण राज्य सरकार द्वारा विहित संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, ठीक है। अधिकरण सीआरपीसी की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा, ठीक है। अधिकरण क्या समझा जाएगा? सिविल न्यायालय समझा जाएगा। खंड 3 अधिकरण जांच हेतु एक या अधिक व्यक्तियों को चुन सकेगा, जैसे एसडीएम है, ठीक है ना, तो नायब तहसीलदार को भेज देगा, भाई आप जांच करके बताइए, ठीक है। अक्सर नायब तहसीलदार को ही भेजा जाता है कि जांच करके आप बताइए। आगे बढ़ते हैं। धारा 9 भरण पोषण का आदेश। भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता देने का आदेश देना होगा जो उचित समझे। धारा 10 है भत्ते में परिवर्तन। अधिकरण भत्ते में परिवर्तन कर सकता है। सिविल न्यायालय अधिकरण के आदेश को रद्द या परिवर्तित कर सकता है, ठीक है ना। सिविल न्यायालय आदेश को रद्द या परिवर्तित कर सकता है। अभी हम बताएंगे क्यों। धारा 11 है भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन। धारा 12 है कतिपय मामलों में भरण पोषण के संबंध में विकल्प। धारा 13 है भरण पोषण की रकम का जमा किया जाना। आदेश सुनाए जाने से कुल 30 दिन के भीतर, काफी महत्वपूर्ण है। धारा 13 है भरण पोषण की रकम का जमा किया जाना, आदेश सुनाए जाने से 30 दिन के भीतर। धारा 14 जहां कोई दावा अनुज्ञात नहीं है वहां ब्याज का अधिनिर्धारण। साधारण ब्याज दिया जाएगा जो 5 से 18% के बीच हो। ये साधारण ब्याज है, ठीक है, 5 से 18% के बीच हो। धारा 15 है अधिकरण का गठन। धारा 15 क्या है? अपील अधिकरण का गठन। प्रत्येक जिले में एक अपील अधिकरण होगी। इसका अध्यक्ष डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, ठीक है। यदि एसडीएम को निर्णय सुनाता है तो उसका जो अपील होता है वो डीएम के यहाँ होता है, ठीक है। धारा 16 है, यहाँ पे देखिए धारा 16 है अपील है। धारा 16 अपील है जो 60 दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा, ठीक है ना,
60 दिन के भीतर एसडीएम जो भी निर्णय सुनाएगा 60 दिन के भीतर उसकी अपील डीएम के यहाँ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अध्याय 6 है अपराध और विचारण के लिए प्रक्रिया। ठीक है, तो ये धारा 24, धारा 25। धारा 24 है वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षित छोड़ना और उनका परित्याग 3 मास की सजा व 5,000 रुपये का जुर्माना। काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप बूढ़े माँ बाप को आप आरक्षित छोड़ देते हैं, आरक्षित छोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो आपको 3 महीने की सजा हो सकती है, 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा आपको। धारा 25 है अपराधों का संज्ञान। यहाँ पे देखिए, तो ये 2 है, संज्ञेय और जमानती होगा, मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण लिया जाएगा। ठीक है, प्रकीर्ण है, अध्याय 7 प्रकीर्ण है। धारा 26 अधिकारियों का लोक सेवक होना माना जाएगा, अधिकारियों का लोक सेवक, सॉरी। धारा 27 है सिविल न्यायालय का वर्जन। धारा 28 है सद्भाव पूर्वक कार्रवाई से संज्ञान। धारा 29 कठिनाई का दूर करना। धारा 30 है निर्देश देने की केंद्र सरकार की शक्ति। धारा 31 है केंद्र सरकार की पुनर्विलोकन की शक्ति। धारा 32 है, इसका मतलब ये है धारा 31 में कि यदि केंद्र सरकार चाहती है किसी एक्ट में कुछ बदलाव किया जाए, उसको रिव्यू किया जाए, तो फिर से वो कर सकती है। धारा 32 नियम बनाने के राज्य सरकार की शक्ति। तो यह एक्ट यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।